हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में मैं सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगा चैप्टर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के कुछ ऐसे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन के बारे में जहां पे कि जान के एक थोड़ा सा हैरानी होती है, थोड़ा डाउट होता है और क्वेश्चन भी जबकि बहुत ही कम मार्क्स के होते हैं, ये 1 मार्कर क्वेश्चन होते हैं, लेकिन क्वेश्चन में कंफ्यूजन और डाउट भरी पड़ी हुई है। तो मैं सौरभ सर आप लोगों को आज सबसे पहले यहाँ से जो चैप्टर आपका फर्स्ट चैप्टर है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस, उससे मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ और इसके कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन को लगातार आप देखते जाएं जिससे कि आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो और इसको आप नोट डाउन भी करेंगे जिससे कि आपकी पूरी जो एक डाउट है इसी पे बेस्ड जितने भी डाउट होंगे वो एटलीस्ट आपके पास कोई कंफ्यूजन का कोई क्वेश्चन मार्क आपके पास नहीं छोड़ेगा। लास्ट तक आपको यहाँ पे इस वीडियो को वॉच करना है और ध्यान से आपको लास्ट तक एक एक क्वेश्चन को नोट डाउन भी करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं फिर। तो आज की इस वीडियो में हम अपने साथ कुछ लोगों को साथ में जोड़ भी रहे हैं जिससे उनकी जो कहते हैं ना, जैसे कि आप एक उनकी ओपिनियन चाहते हैं, उनकी राय चाहते हैं कि इस क्वेश्चन के रिलेटेड उनकी क्या ओपिनियन होगी, तो वो भी हमारे साथ, कुछ बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे और अपनी अपनी ओपिनियन यहाँ पे देंगे। पहला क्वेश्चन आप यहाँ देख रहे हो। फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कैन टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, इफ यस हाउ। तो इसके बारे में सबसे पहले आपको बताना है और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन के साथ बताना है। तो आप बताओ, अगर जैसे दोनों पे ही पॉजिटिव है, मान लिया कि एक बॉडी है उस पर भी पॉजिटिव चार्ज आपने लिया, दूसरी भी बॉडी है उस पर पॉजिटिव चार्ज लिया, तो नॉर्मली होता क्या है कि पॉजिटिव और पॉजिटिव रिपेल करता है। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी अगर आपको देखने को मिले तो आपको अच्छे से पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसकी इस तरह से रिपेल करती हुई ऐसी बनती है, इस तरह से बनती हुई आपको दिखेगी। लेकिन अगर दोनों ही पॉजिटिव चार्ज है तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट भी करता है। क्वेश्चन ऐसा आता है, यहाँ पे आप अगर एक लिख दोगे कि नो तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा यस, टू लाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। क्यों ये अट्रैक्ट करता है? अगर मैं ये यहाँ पे लिख रहा हूँ इफ यस, तो हाउ, कैसे ये होता है, तो उसके बारे में मैं बताता हूँ यहाँ पे कि इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक बॉडी काफी ज्यादा चार्ज का होना चाहिए, इस पे लार्ज चार्ज होना चाहिए। इस तरह से अगर प्लस ही है तो प्लस बहुत ज्यादा अमाउंट में प्लस चार्ज होना चाहिए एक बॉडी पे, और दूसरे बॉडी पे जो है ना, दूसरे बॉडी पे जो चार्ज होगा वो स्मॉल चार्ज होना चाहिए, बहुत कम स्मॉल चार्ज, थोड़ा बहुत चार्ज होगा, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि लार्ज चार्ज जो है, ये जो लार्ज वाला है, ये इसको सामने वाले को ये इंड्यूस्ड कर देता है, सामने वाले को ये इंड्यूस्ड कर देगा और अपोजिट चार्ज इस बॉडी पे आ जाएगी। स्मॉलर वाला जो देख रहे हो आप, तो स्मॉलर वाले पे जो है चूंकि कम ही पॉजिटिव चार्ज है, तो इसके कारण क्या होता है, कम पॉजिटिव चार्ज के कारण ये जब इंड्यूस करेगा तो इस पे थोड़ी बहुत निगेटिव चार्ज आ जाएगी, और जब ये थोड़ी बहुत निगेटिव चार्ज जो आएगी इसके कारण क्या होगा, ये नेगेटिव वाला जो बॉडी है अगर कम मास का भी होता है तो ये इसकी तरफ आके अट्रैक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पे हम कह सकते हैं कि अपोजिट चार्ज तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करता ही है करता, लेकिन इंडक्शन के कारण, इंड्यूस चार्ज के कारण उसमें से भी एक चार्ज काफी लार्जर चार्ज अमाउंट का चार्ज होना चाहिए। तो ऐसे केस में स्मॉल चार्ज का जो बॉडी होगा उस पे इंड्यूस्ड होगा चार्ज, अपोजिट चार्ज। ध्यान रखना है, उसमें आपको लिखना है कि अपोजिट चार्ज विल इंड्यूस ऑन द स्मॉलर चार्ज बॉडी। तो इसके कारण क्या होगा, ये इसको बड़े वाले चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होगा। हालांकि दोनों ही बड़े वाले की तरफ अट्रैक्ट होगा तो बड़ा वाला भी इस तरफ अट्रैक्ट होगा, ये तो कॉमन सी बात है। तो यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन आता है पेपर में भी। तो दूसरा क्वेश्चन यही है कि व्हाट इज एन आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल। तो बताओ माही, आइडियल इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है? सर जिसका क्या नाम है, साइज बहुत छोटा और चार्ज बहुत बड़ा। साइज काफी छोटा और फिर चार्ज काफी बड़ा होता है। साइज कौन सा छोटा होगा, किस चीज का साइज छोटा होगा? सर जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होता है, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस दोनों के बीच का, बिल्कुल सही बात है यहाँ पे जो बताया कि भाई आइडियल डायपोल में नेग्लिजिबल साइज होती है। अगर डायपोल लेते हो, डायपोल में ऑब्वियस सी बात है कि नीचे में पॉजिटिव और दूसरा वाला जो होता है वो एक निगेटिव और एक पॉजिटिव होता है। तो पॉजिटिव क्यू चार्ज और एक निगेटिव क्यू चार्ज आप ले लेते हो।
है ना। तो ऐसे केस में एक मिनट मैं कि इस दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होता है, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो जैसे 2a लेते हो, है ना, ये 2a होगा और इसमें जो चार्ज होगा, चार्ज मान लो जैसे आपने Q चार्ज लिया है, चार्ज का मैग्नीट्यूड तो दोनों का सेम ही है, चाहे मान लो -5 कूलम का हो या +5 कूलम का हो, तो चार्ज का मैग्नीट्यूड दोनों में सेम होता है। तो चार्ज काफी बड़ा होगा, चार्ज टेंड्स टू इनफाइनाइट। और दूसरी बात जो है, जो आपके पास जो डिस्टेंस है 2a का डिस्टेंस है, तो 2a का जो डिस्टेंस होगा, दिस वन ऑलमोस्ट इक्वल टू, या आप कह सकते हो दिस वन टेंड्स टू 0, तो इसके बीच की डिस्टेंस काफी 0 होगी। तो इसको एटॉमिक डायपोल इसको बोल सकते हैं हम लोग, एटॉमिक डायपोल और पॉइंट्स डायपोल, ऐसा भी हम बोलते हैं कि एटॉमिक डायपोल और पॉइंट डायपोल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, अगला क्वेश्चन यहीं पे देखो, क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अ पॉजिटिवली चार्ज रॉड अट्रैक्ट्स अ सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, कैन वी कंक्लूड दैट द ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज। एक बार समझा के बताओ कि क्या कहना है। जैसे पॉजिटिव चार्ज है, आप कहना चाह रहे हो ना यहाँ पे कि भाई ये क्वेश्चन ये कर रहा है कि पॉजिटिव चार्ज रॉड अट्रैक्ट सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, कोई भी सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है, ये रॉड मैंने ले लिया, ठीक है, ये रॉड ले लिया और इस पे पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिया, ये पॉजिटिव चार्ज है, और ये अट्रैक्ट्स द सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट, कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो कुछ इस तरह का ऑब्जेक्ट बना हुआ है, ये सस्पेंडेड है, तो सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट सी बात है, नीचे की तरफ इसमें वेट लग रहा हुआ है mg, इसको ये अट्रैक्ट कर लेता है ना। तो आप क्या कंक्लूजन निकालोगे कि ऑब्जेक्ट जो है वो निगेटिवली चार्ज्ड है, ऐसा कंक्लूजन निकालेंगे। यस सर, जो सर सस्पेंडेड ऑब्जेक्ट है वो तो या तो न्यूट्रल होगा या तो नेगेटिवली चार्ज पहले से ही होगा। अगर वो नेगेटिवली चार्ज होगा तो फिर तो वो अट्रैक्ट कर ही लेगा रॉड को, लेकिन अगर वो न्यूट्रल होगा तो वो इंड्यूस होके नेगेटिव चार्ज क्रिएट कर देगा और फिर अट्रैक्ट कर लेगा उसे। वेरी गुड, सही बताया आपने कि अगर ये अनचार्ज रहता है, मतलब कोई चार्ज नहीं रहता, तो ये इस पे इंड्यूस हो जाएगा, तो इसमें माइनस चार्ज आएगा, जिसके कारण कि ये फिर से इसको अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब है कि इसका मतलब कैन वी कंक्लूड दैट ऑब्जेक्ट इज नेगेटिवली चार्ज। तो ऐसा कोई कंक्लूजन ऐसा नहीं हो सकता कि ये नेगेटिव चार्ज होगा तभी अट्रैक्ट करेगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि ये अनचार्ज हो। तो दैट मीन्स आपका कहने का मतलब ये न्यूट्रल बॉडी हो तो भी जो है, तो भी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, राइट। यस सर। गुड। देखिए अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे है कि एन इन्फ्लेटेड बैलून इज चार्ज्ड बाय रबिंग विथ फर, ठीक है, विल इट स्टिक्स रेडियली टू कंडक्टिंग वॉल और टू एन इंसुलेटिंग वॉल। कंडक्टिंग वॉल से ये जाके चिपकेगा या इंसुलेटिंग वॉल से, जब आप उसको रब करोगे फर के साथ, आप उसको अगर रब करते हो तब की बात कर रहा है ये। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि जो इन्फ्लेटेड बैलून है, इसमें रब से फर करने के बाद इसको वॉल पे आप स्टिक करते हो, ठीक है। एक वॉल, मान लो ये वाला वॉल हमारा कंडक्टिंग वॉल है, ये हमारा कंडक्टिंग वॉल है, और दूसरा वॉल मैं इस तरफ ले रहा हूं, ये हमारा जो है इसको मैं इंसुलेटिंग वॉल ले लेता हूं, ठीक है, ये हमारा इंसुलेटिंग वॉल है। इंसुलेटिंग वॉल है। अब यहां पे आपको क्या देखने को मिलेगा कि अगर आपने बलून, जैसे ये बलून ले लिया, यहाँ पे इस तरह का बनाया हुआ है बलून मैंने, और ये बलून पे आपने रब किया, फर से रब करोगे तो फर से रब करने पे इस पे चार्ज आएगा, ठीक है, और चार्ज आने के कारण तो कंडक्टिंग, ये जो कंडक्टिंग वॉल है, ये सेम अमाउंट का चार्ज यहाँ पे इसमें इंड्यूस्ड होगा, अपोजिट चार्ज, सेम अमाउंट का अपोजिट चार्ज इस पे भी इंड्यूस्ड होगा। तो इसके कारण क्या होगा, दोनों में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा ये इसमें आके स्टिक कर जाएगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यहाँ पे स्ट्रांग होगा। लेकिन इंसुलेटर में क्या होता है, इंसुलेटर में जब आप बलून लेके आओगे तो इंसुलेटर पे इतना अमाउंट का चार्ज यहाँ पे नहीं आ पाएगा इसके सरफेस पे, जितना आपके कंडक्टिंग वाले में आ गया, क्योंकि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं।
यहाँ पे उस तरह के फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं होते हैं, और इसके कारण सेम अमाउंट का चार्ज जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज जो भी डेवलप होना चाहिए वो नहीं हो पाता है। इसके कारण ये थोड़ी देर के लिए अट्रैक्ट करेगा, लेकिन इसका फोर्स जो होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इतना स्ट्रांग नहीं होगा। ये एक वीकर फोर्स के थ्रू है, वीकर फोर्स के थ्रू थोड़ी देर के लिए कनेक्ट होगा, और ये थोड़ी देर के बाद ही बलून नीचे की तरफ गिर जाएगा। इसमें थोड़ी ज्यादा समय तक बलून जो है चार्ज के कारण टिका हुआ रहेगा, एक दूसरे से स्टिक रहेगा। क्लियर है? क्वेश्चन जो है ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप अगर देखोगे तो, कि इज देयर सम वे ऑफ प्रोड्यूसिंग हाई वोल्टेज ऑन योर बॉडी विदाउट गेटिंग अ शॉक, मतलब बिना कोई करंट लगे हुए आपके बॉडी में हाई वोल्टेज प्रोड्यूस कराया जाए, क्या कोई तरीका है क्या? अगर मैं एक एग्जांपल की बात करूं, मान लो कि यहाँ पे एक लाइव वायर है, ये एक लाइव वायर मैं ले लेता हूं, ठीक है, लाइव वायर है, और लाइव वायर से होके तो करंट पास करेगा ही करेगा। और यहाँ पे मैं मान लो आपको खड़ा कर दूं, और आप सरफेस पे खड़े हो, फ्लोर है ये, फ्लोर पे खड़े हो, और आप इस वायर को अगर टच करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी करंट, आपको जो यहाँ से करंट लगेगा, शॉक लगेगा, और शॉक लगेगा तो यहाँ पे आपको करंट का फ्लो भी होगा, तो शॉक इस केस में लगेगा। लेकिन अगर आपने लाइव वायर को टच किया हुआ है, फिर से मैं दिखा रहा हूं, अगर आपने यहाँ पे लाइव वायर को टच किया हुआ है, लेकिन ये जो सरफेस है ये इंसुलेटिंग सरफेस हो, ना कि कंडक्टिंग सरफेस हो, ना कि आप फ्लोर पे खड़े हो, जो कि घर में जो फ्लोर होती है वो फ्लोर पे खड़े हो। आप अगर इंसुलेटिंग सरफेस पे खड़े हो, जैसे प्लास्टिक पे खड़े हो जाओ, या फिर आप प्लास्टिक पे खड़े नहीं होते हो तो आप वुडन फ्लोर पे खड़े हो जाओ, तब अगर आप इस लाइव वायर को टच करोगे तो आपके बॉडी में पोटेंशियल तो दिखेगा कि हाई पोटेंशियल आपसे पास तो हो रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है हाई पोटेंशियल, लेकिन आपको शॉक नहीं लगता है, करंट नहीं लगता है, राइट? ठीक है सर। ओके सर। ये जो क्वेश्चन मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपने बहुत बार इस क्वेश्चन को देखा होगा कि व्हाई डू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस नॉट फॉर्म्स क्लोज लूप, क्यों ये क्लोज लूप फॉर्म नहीं करता? आपने क्वेश्चन को कई बार सुना होगा, लेकिन जब बात होती है एक्सप्लेनेशन देने की तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ही लग जाता है क्वेश्चन पे कि पता नहीं, सुना तो है लेकिन पता नहीं। मुझे लग रहा है कि आप लोग भी ऐसा ही सोच रहे होंगे। जो फील्ड लाइंस होती हैं, जो फील्ड लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस भी होती है, वो स्टार्ट होती है पॉजिटिव से, है ना, और एंड होती है निगेटिव पे। पॉजिटिव से स्टार्ट होती है और निगेटिव पे जाके एंड होती है, ये तो हमें अच्छे से पता है। तो इसके अब कोई फील्ड लाइंस यहाँ से यहाँ के लिए, अंदर के लिए कोई फील्ड लाइंस नहीं होता है इसमें, तो आप कह सकते हो यहाँ पे कोई फील्ड लाइंस नहीं होता, तो नो फील्ड लाइन एग्जिस्ट इनसाइड द चार्ज बॉडी। चार्ज बॉडी के अंदर, ये दोनों चार्ज बॉडी हैं, तो नो फील्ड लाइंस एग्जिस्ट इनसाइड अ चार्ज बॉडी। अब ये क्यों बोला जा रहा है तो वो भी चीज समझ लेंगे, इनसाइड अ चार्ज बॉडी। क्योंकि होता क्या है कि आप देखते हो कि जैसे मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट में आप यहाँ पे जिस तरह इसमें दिखा रहा हूँ मैं, उसी तरह से इसमें भी मैग्नेट में दिखा रहा हूँ। मान लो ये वाला प्लस लिया है मैंने, यहाँ पे नॉर्थ ले लेता हूँ, यहाँ पे साउथ ले लेता हूँ, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की तरफ तो जाती है, इस तरह से जाती है, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर ही अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जाती है। और जब ये साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है तो इसका मतलब अंदर से जा रही है ना फील्ड लाइंस। और यहाँ पे मैंने क्या लिखा कि कोई फील्ड लाइंस जो है एग्जिस्ट नहीं करती इसके अंदर, किसके अंदर? चार्ज बॉडी के अंदर। तो कोई अगर इंटरनल कोई फील्ड लाइंस इधर से इधर नहीं जा रही तो लूप कैसे फॉर्म होगा? लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, ये नॉर्थ से साउथ की तरफ जा ही रहा है और अंदर में अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ भी जा रहा है, तो एक लूप कंप्लीट हो जाता है यहाँ पे। इसके बीच में ये जो हम देख रहे हैं, हमने जो क्रॉस किया है, इसको कंप्लीट करने का कोई चांस नहीं होता। इस तरह से यहाँ पे ये कंप्लीट करने का कोई चांस नहीं होता, लेकिन जब आप मैग्नेट की बात करते हो तो मैग्नेट में ये कंप्लीट एक फॉर्म कर लेता है लूप को। जैसे आपका क्वेश्चन दिया हुआ है कि अ स्फेरिकल सरफेस सराउंड्स अ पॉइंट चार्ज, डिस्क्राइब व्हाट हैपेंस टू द टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस इफ द फर्स्ट वाला जो है, इफ द चार्ज इज ट्रिपल्ड, अगर आप चार्ज को ट्रिपल करते हो तो क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर इज डबल्ड, द सरफेस इज चेंज्ड
टू अ क्यूब। सरफेस को आप, चूंकि पहले सरफेस आपका स्फेरिकल सरफेस था, अब आपने उसको क्या बना दिया, उसको क्यूब बना दिया, तो क्या हो जाएगा, उसमें क्या चेंजेस आएगा, और द चार्ज इज मूव्ड टू सम अदर लोकेशन इनसाइड द सरफेस। तो ऐसे केस में क्या क्या कंडीशंस हो सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो एक एक करके मैं यहाँ पे इसके बारे में बता दूं कि सबसे पहले जैसे पहला हमारा दिया हुआ है कि इफ द चार्ज इज ट्रिपल्ड, अगर चार्ज को आप ट्रिपल कर देते हो, ठीक है, तो फ्लक्स जो होगा, क्योंकि इसके बारे में व्हाट हैपेंस द टोटल फ्लक्स, इसके लिए पूछा गया है। और फ्लक्स इक्वल टू फार्मूला आपने पढ़ा है, ए वाले पार्ट की बात कर रहा हूं मैं, ये ए पार्ट है, तो फाई इक्वल टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है कि फ्लक्स जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है चार्ज के। तो अगर आपने चार्ज को ट्रिपल कर दिया, इसको 3 टाइम्स कर दिया, तो फ्लक्स भी आपका 3 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। तो पहला वाला तो इस तरह से आपका सॉल्व हो जाता है। दूसरा कह रहा है वॉल्यूम ऑफ द सरफेस, स्फीयर की जो वॉल्यूम है उसको डबल कर दिया जाए। तो वॉल्यूम आपका, चेंज नहीं आएगा। बिल्कुल सही बात, वॉल्यूम आपका जैसा भी है इसको आप डबल भी कर दो, ट्रिपल भी कर दो, 4 टाइम्स भी कर दो, तो ये क्वेश्चन में यहाँ पे फॉर्मूले में दिख रहा है, इसके वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता है, तो वॉल्यूम से इंडिपेंडेंट है। तो फ्लक्स रिमेन्स कांस्टेंट व्हेन द वॉल्यूम चेंजेस बिकॉज द सरफेस सराउंड्स द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज। सरफेस पे जो है चार्ज तो वही अमाउंट का रहेगा, तो चार्ज में चेंजेस नहीं आ रहा तो फ्लक्स में भी चेंजेस नहीं आएगा, क्योंकि एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू तो इसके लिए फिक्स ही है। बी वाला पार्ट आपके लिए आप सीधा लिख दोगे नो चेंज, या कांस्टेंट लिखोगे तो भी सही है। अब सी वाले पार्ट की बात करते हैं। द सरफेस इज चेंज इनटू द क्यूब। अब आपने स्फेरिकल को, स्फेयर को क्यूब में चेंज कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब आप क्यूब में भी चेंज करोगे सी वाले में, तो मैंने क्या बोला कि चार्ज तो चेंज नहीं हो रहा, चाहे इसका आप इसको क्यूब बना दो या फिर रेक्टेंगल बना दो, या जो भी आप इसमें सेफ साइज में चेंज करना चाहो, तो ये क्या होगा, डू नॉट चेंज, डू नॉट चेंज, इसमें भी कोई चेंजेस नहीं आना है, ठीक है। अब लास्ट आप देख लो डी वाला पार्ट। डी वाला पार्ट इसमें क्या कर रहा है, द चार्ज इज मूव टू सम अदर लोकेशन इनसाइड द सरफेस। अब चार्ज को उठाओ अंदर से और दूसरे लोकेशन पे डाल दो, तो दूसरे लोकेशन पे चार्ज को, हाँ, चार्ज को बेटा आप दूसरे किसी भी लोकेशन पे डालोगे तो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन तो वही रहेगा, अमाउंट ऑफ चार्ज भी वही रहेगा। तो ये भी क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज्ड, है ना, ये भी रिमेन्स अनचेंज्ड होगा, कोई चेंजेस इसमें नहीं आना है। पहला क्वेश्चन है व्हाई इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इज जीरो इनसाइड द चार्ज कंडक्टर। चार्ज कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो क्यों होती है। तो ये बात तो आपको क्लियर है कि बिकॉज चार्ज, जो भी चार्जेस होती हैं, ये चार्जेस क्या होती है, रिसाइड ऑन द सरफेस। ये कंडक्टर के हमेशा सरफेस के ऊपर होता है, न कि अंदर होता है। तो इसलिए अंदर जो चार्ज होता ही नहीं, तो अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की जीरो होगी। तो अब सवाल दूसरा क्वेश्चन में इसका आपके पास, क्यों भाई जीरो अंदर में क्यों होता है। तो व्हाई डू चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर। चार्ज हमेशा सरफेस के, है ना, ये देखो, रिसाइड ऑन द सरफेस ऑफ द कंडक्टर, सरफेस के कंडक्टिंग सरफेस के बाहर क्यों होता है, ये पूछा गया है इस बार। तो इसका जवाब क्या होगा, ये इसके लिए आप कह सकते हो कि चार्ज लाइज करता है एंड पे, टिप पॉइंट पे। कोई भी टिप पॉइंट होती है, कॉर्नर होता है, उसमें मैक्सिमम चार्ज होता है, ठीक है, और वहीं पे मैक्सिमम फोर्स भी लगता है। तो कहा जा सकता है कि लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी, जो लाइन ऑफ फोर्स की टेंडेंसी होती है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट इन लेंथ। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, यहाँ पे आप देख सकते हो कि लाइन ऑफ फोर्स have a tendency to contract in length, ठीक है। तो लाइन ऑफ फोर्स ऐसे में अगर कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ऐसे केस में लाइन ऑफ फोर्स ही जो होगा, लाइन ऑफ फोर्स पुल करेगा चार्ज को अंदर की तरफ, फ्रॉम इनसाइड
टू अ कंडक्टर टू द आउटर सरफेस, अंदर के सरफेस से बाहर की सरफेस की तरफ ये पुल करेगा। तो इस कारण से चार्ज क्या हो जाएगा, सरफेस के बाहर आ जाते हैं। तो सिर्फ ये लाइन आपको लिखना पड़ेगा कि लाइन ऑफ फोर्स हैव अ टेंडेंसी टू कॉन्ट्रैक्ट इट्स लेंथ। तो इस कारण से ये क्या होता है कि ये अंदर के चार्ज को पुल करके बाहर ले आता है। तो किसी भी जो कंडक्टिंग बॉडी होगी उसके सरफेस पे ही चार्ज इसलिए होता है, अंदर तो कुछ होता ही नहीं।